नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज हम ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एक विषय है विवाह। उसके विषय में आज आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। आपको रामनवमी की शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को नवरात्रों की और रामनवमी की शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक उत्सव वाला दिन होता है। मैं आशा करता हूँ ये इस दिन और इस दिन के बाद से सभी के जीवन में सभी कुछ सुखद हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। रामचंद्र जी हमारे लिए आदर्श रहे हैं, एक पत्नी व्रतधारी रहे हैं, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अधिक विवाह, एक से अधिक विवाह के योग किस प्रकार बनते हैं, इसी विषय पर। हालांकि इस विषय पर काफी चर्चाएं पहले भी होती रहती हैं, लेकिन हम फिर इसको रिमाइंड करने के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जहां जन्म जन्मांतरों का बंधन है विवाह का, और एक दूसरे के प्रति समर्पण किया जाता है, उसकी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ प्राचीन काल से पुरुष वर्ग में एक से अधिक विवाह करने की परंपरा रही है। आप सभी जानते हैं कि राजाओं के अनेक रानियां होती, लेकिन स्त्रियों के लिए इसके जो मानदंड है वो अलग है, और स्त्रियों को एक से अधिक विवाह करने की इतनी छूट नहीं थी। पर अब समय बदल गया है, और समय बदलने के साथ साथ अनेक बदलाव भी आ गए हैं। वर्तमान समय में भारतवर्ष में व्यक्ति कानूनी रूप से एक समय में एक ही विवाह कर सकता है। वो दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब या तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, या फिर वो किसी तरह से उनके कारण उनके आपस में विचार ना मिले और उनका तलाक हो जाए। और वर्तमान समय में विवाह टूटना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, पर यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो है एक से अधिक विवाह के ज्योतिषीय कारणों का पता लगाना। हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में है, प्राचीन ग्रंथों में भी अनेक कारण दिए गए हैं जहां एक से अधिक विवाह संभव थे। आम जनों में भी, राजा महाराजाओं की बात छोड़ दीजिए, आम जनों में भी इसमें कुछ कारण ये थे, प्राचीन ग्रंथों के मैं बता रही हूँ अभी। फिर मैं आपको कृष्णमूर्ति जी के जो रिसर्च हुई है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो कुंडली में लग्न अथवा सप्तम भाव का स्वामी यदि कमजोर होता है तो एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी लग्न या सप्तम भाव में हो तब भी ऐसा हो सकता है। 3 या 4 पाप ग्रह लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह जो है उनको ना देखें, तब भी एक से अधिक विवाह संभव है। शुक्र लग्न में हो या सप्तम भाव में हो और उस पर शनि की या मंगल की अकारक दृष्टि हो, तब भी एक से अधिक विवाह संभव। ये कुछ खास खास नियम है जो हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि कृष्णमूर्ति जी ने इस विषय पर विशेष रूप से रिसर्च किया है, और उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं अपने शोध प्रबंध के द्वारा, और उसको उन्होंने बहुत कुंडलियों पर भी लगाया। मैंने भी बहुत सी कुंडलियों पर लगाया, और उसमें वो जो है सही साबित हुए। इसी विषय में हम एक कुंडली आज उदाहरण के रूप में ले भी लेंगे। इसमें उन्होंने ये कहा है कि बुध ग्रह को उन्होंने उन्होंने क्या, हमारे शास्त्रों में भी द्विस्वभावक ग्रह माना गया है बुध को, और उसकी दोनों राशियां मिथुन और कन्या, तथा गुरु की दोनों राशियां धनु और मीन, ये द्विस्वभावक राशियां मानी गई हैं, है ना। तो बुध का और इन चारों राशियों का एक से अधिक विवाह होने में बहुत योगदान है। चारों द्विस्वभावक राशियां और विशेष रूप से बुध ग्रह के रूप में। तो कृष्णमूर्ति जी ने ये कहा है कि सप्तम भाव, क्योंकि वो सबलॉर्ड पर ज्यादा जोर देते थे, किसी भी भाव के सबलॉर्ड से वो प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में निकाल लेते थे। तो उन्होंने ये कहा है कि सप्तम भाव का सबलॉर्ड या उपस्वामी यदि बुध हो, सबसे पहले उनका यही नियम आता है। उसके बाद आता है कि कोई भी अन्य ग्रह सप्तम भाव का सबलॉर्ड हो और बुध के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ हो। कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन वो बुध से जुड़ा हो, जैसे बुध के साथ हो, या बुध से दृष्ट हो, या फिर उसके नक्षत्र में हो, या बुध उसको देखे, दृष्ट का मतलब, या फिर वो बुध के साथ राशि परिवर्तन करे, बुध की राशि में वो ग्रह चला जाए और
बुध जो है उसकी राशि में आ जाए, जो सबलॉर्ड है सप्तम भाव का, या फिर सप्तम भाव का उपस्वामी किसी भी द्विस्वभावक राशि में स्थित हो, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन चारों में से किसी में। एक और है नियम कि सप्तम भाव का उपस्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में हो, जिस भी ग्रह के नक्षत्र में हो, वह ग्रह द्विस्वभावक राशि में हो या बुध के साथ। ये भी नियम यदि आता है, कहीं लागू होता है, तो फिर एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव का उपस्वामी, 6th हाउस, विवाह के कारक ग्रहों से जुड़ा हो, कभी कई बार जुड़ जाते हैं छठे और सातवें ग्रह, तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान आते हैं, विवाह टूटता है और फिर दोबारा विवाह हो जाता है। एक और जो रिसर्च है, ये विशेष रूप से ये जो नियम है ये मेरे दृष्टि में आया, क्योंकि जब हमने रिसर्च किया था तब ये आया कि सप्तम भाव के कस्प पर बुध का नक्षत्र पड़े, अर्थात सप्तम भाव पर कर्क, वृश्चिक या मीन, जल तत्व की ये तीनों राशियां, इनमें से कोई भी राशि हो और 16 डिग्री 40 मिनट से अधिक का अंक वहां पर कस्प हो, जहां पर बुध का नक्षत्र होता है, और वहां पर हर्षल या नेपच्यून, कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, तो ये जो है प्रथम विवाह के बाद अलगाव की संभावना देता है। अचानक से विवाह होता है और अचानक से टूट भी जाता है, और फिर यदि दशाएं और अन्य बातें सहयोग करती हैं तो दूसरा विवाह भी संभव है। अब एक और चीज है कि हर्षल को अचानक परिणाम देने वाला ग्रह माना गया है, कि वो अचानक से किसी भी तरह के परिणाम देता है। तो लग्न में बैठकर यदि सप्तम भाव को देखता है हर्षल, या सप्तम भाव के कस्प के आसपास होता है, डिग्री, अंशात्मक डिग्री जो है दूरी सप्तम भाव के कस्प के आसपास ही, तो अचानक विवाह की संभावना, जैसा मैं बता भी चुकी हूँ, संभावना भी बनती है। और अगर कोई शुभ ग्रह उसको नहीं देख रहा हो, विशेष रूप से गुरु, तो विवाह टूट जाता है और पुनः विवाह का योग बनता है। शुभ ग्रह में शुक्र और गुरु दोनों आते हैं, लेकिन ये कारक होने चाहिए कुंडली में, अकारक नहीं होने चाहिए, मतलब कि अकारक भावों के स्वामी नहीं होने चाहिए, छठे, आठवें, 12वें। एक से अधिक विवाह की संभावना कभी कभी जीवन साथी की मृत्यु के कारण भी बनती है, तो उसके लिए हम जीवन साथी के मृत्यु के भाव देख सकते हैं कुंडली में, 1, 6, 8, क्योंकि लग्न जो है उसका स्मारक भाव होता है, छठा भाव जो है उसका 12वां भाव हो गया, और 8th हाउस उसका सेकंड हो गया, मतलब मारक भाव ये होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा यदि चलती है तो जीवन साथी की मृत्यु के पश्चात विवाह संभव। कभी कभी लाइफ पार्टनर जो है घर छोड़कर भी चले जाते हैं, कभी स्त्री चली जाती है, कभी पुरुष चला जाता है, तो उस दृष्टिकोण से भी हम कुंडली में देख सकते हैं कि अलगाव की संभावना तो नहीं बनती है, और यदि अलगाव होता है तो फिर अगर विवाह के योग बनते हैं तो हम देख लेते हैं कि विवाह होगा कि नहीं। अब दूसरा विवाह किन शर्तों पे होता है, जैसे प्रथम विवाह के लिए हम सप्तम भाव का सबलॉर्ड देखते हैं कि उसका संबंध सेकेंड हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी तरह से, और फिर फेवरेबल ग्रहों की दशा भी चले। प्रेम विवाह होने की स्थिति में पंचम भाव भी जुड़ता है, भाई लव मैरिज करेंगे तो सेकेंड मैरिज के लिए भाव का स्वामित्व बदल जाता है। विवाह तो हम दूसरे, 7वें और 11वें भाव से ही देखेंगे, लेकिन प्रॉमिस के लिए हम नवम भाव का सबलॉर्ड देखते हैं। प्राचीन समय में सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड भी देखते थे, सेकेंड हाउस से देखते थे दूसरी शादी, लेकिन वर्तमान समय में हम 9th हाउस का सबलॉर्ड लेकर उससे देखते हैं कि क्या वो दूसरे या 7वें या 11वें, प्रेम विवाह होने की दृष्टि में पंचम भाव से जुड़ा हुआ तो नहीं है। यदि वो प्रॉमिस देता है तो शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा आने पर विवाह हो जाता है। एक और पॉइंट है कि लग्न और सप्तम में यदि चंद्र और शनि का किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, पुनर्भू योग जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियो कर चुके हैं, मेरा ख्याल कर चुके हैं शायद, या नहीं तो हम कर लेंगे। तो वो पुनर्भू योग होता है, विवाह पक्का होने में अचानक देरी होती है, या फिर विवाह पक्का होने में डिले होता है, पक्का होके कभी कभी ना भी हो जाती है, और फिर पुनः जो है विवाह पक्का होकर विवाह हो जाता है। इसे ही पुनर्भू, दोबारा होना, पुनर्भू योग कहते हैं। परिणाम खराब नहीं निकलते, जरूरी नहीं है कि खराब ही निकले, हालांकि इसको विष योग भी कहा गया है और बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन हमने इस पर भी काम किया हुआ है
और उसका हमने देखा है कि यदि शुभ भावों से जुड़ा हो, अकारक ग्रहों से नहीं जुड़ा हो, तो डिले करवाता है लेकिन अशुभ परिणाम नहीं दे। इसके अतिरिक्त अंत में हम ये भी देख सकते हैं कि राहु केतु जैसे विच्छेदात्मक ग्रह, इनको विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है, तो सप्तम में यदि लग्न या सप्तम में होते हैं तो भी ये विवाह विच्छेद का कारण बन जाते हैं अक्सर, लेकिन पुनः विवाह भी संभव है। और वही बातचीत होती है, पक्की होती है, सगाई होती है, कभी कभी टूट जाती है और दूसरा विवाह हो जाता है। तो इसमें हमारे अहम भूमिकाएं द्विस्वभावक राशियां और बुध की ही रहती है। अब हम एक कुंडली ले लेते हैं उदाहरण स्वरूप, कि इस कुंडली में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस व्यक्ति का विवाह जो है, 2 विवाह हुए हैं। इसके जो है सप्तम 26/3/70 8:10 नई दिल्ली का जन्म है इनका। जो हमने सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड जब देखा था तो वो था इनका सूर्य, और सूर्य का होने से सूर्य को हम यदि देखते हैं तो आप देख लीजिए खुद ही कि वो 12th हाउस में मीन राशि में बुध के साथ है, और बुध और सूर्य काफी क्लोज हैं। देखिए 11 डिग्री और 14 डिग्री, तो इसलिए ये जो है इनका एक से अधिक विवाह के योग बने थे। इसके अतिरिक्त अगर अपन और भी चीजें देखें तो ये है कि शनि चंद्र की आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। देखिए लग्न सप्तम में पाप ग्रह मंगल जो है, हालांकि वो लग्नेश है, वो लग्न पे है, और गुरु जो है वो सप्तम भाव में। हम यहाँ गुरु को शुभ मानते हैं, लेकिन गुरु यहाँ द्वादश भाव का स्वामी है, तो लग्न और सप्तम भाव में भी योग अच्छे नहीं बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का सबलॉर्ड जो है वो सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, और बुध छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में चला गया है। छठा और 12वां दोनों जुड़ गए हैं, और नीच का भी है वहां पर, मीन राशि में है नीच का। और शुक्र खुद भी द्वादश भाव में है। इस व्यक्ति ने जो है पहला विवाह जो है लव मैरिज की थी, है ना, और इसका जो तलाक हुआ है, सोचिए 10 साल के बाद हुआ है तलाक, शादी के 10 साल के बाद तलाक हुआ है। मतभेद हुए और इनकी पत्नी जो है अपनी बच्ची को छोड़कर इनके पास इनको छोड़कर चली गई। तो उसके बाद इनका दूसरा विवाह जो है करीब 2-3 साल के बाद हुआ, और पुनः प्रेम विवाह हुआ। ये फर्स्ट भी लव मैरिज थी और पुनः प्रेम विवाह हुआ, लेकिन उसके साथ भी वो विदेश में रहे, लेकिन उसके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई कि वो फॉरेनर थी और वो भी इनके साथ नहीं रही। और इसमें जो दशाएं अंतरदशाओं ने मेन रोल प्ले किया, दशा हाँ ये, क्योंकि शनि की महादशा में इनका बहुत सारा ये सब हुआ है शनि में, क्योंकि 2000 करीब करीब आप मान लीजिए कि 2007 में इनका तलाक हुआ है गुरु में। गुरु 12वें भाव का स्वामी है, सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने 2009 में फिर दोबारा शादी की। ये मरकरी की महादशा लग गई थी, बुध में ही हुई है, लेकिन फिर भी वो 2-4 साल रहे साथ साथ, और उसके बाद भी इनका पारिवारिक जीवन जो है हम सुखद नहीं कह सकते, अभी भी वो अकेले ही रह रहे हैं, सर्विस करते हैं, क्योंकि बुध जो है मैंने बताया आपको कि छठे और 12वें दोनों भावों से भी जुड़ा हुआ है, तो वो पारिवारिक जीवन जो है सुखद बनाने में कुछ भी सहायक सिद्ध नहीं होता। और ये बुध जो है 11 डिग्री 14 डिग्री का है, तो ये भी शनि के नक्षत्र में है एक तरह से, और सूर्य भी। केवल जो शुक्र है जो बार बार इनको लव मैरिज करने की प्रेरणा देता है, जो उच्च का है, और 2nd हाउस और 5th हाउस 7th हाउस का वो है, लेकिन वो जो है वो बुध के नक्षत्र में है, तो विवाह करवाता भी है वो, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। और भी हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं, अगर आप चाहें तो उनके डिटेल्स भी ले सकते हैं हमसे, फोन से कांटेक्ट करके ये उनके डिटेल्स हम आपको दे सकते। आपने वीडियो देखा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। सबसे जो आपने सही और सटीक बात बोली कि बुध जो है एक तो बहु विवाह भी कराता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी हम उसको बहुत कुछ हाँ, देखते हैं। उसको भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जो कभी-कभी विवाह के विच्छेद होने का कारण भी किसी-किसी व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं। वो ऐसे वर्तमान समय में आजकल बहुत हो गए, जी, बहुत ज्यादा। तो 5th हाउस का हम उसको सबलॉट देख सकते हैं और उससे उसका चेक कर सकते हैं। जी, बहुत आसानी से ये सब चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं। जी कैसे बिल्कुल। एक कुंडली पर विवाह जो है एक व्यक्ति एक से अधिक करेगा, अधिक बारी वो क्यों करेगा, वो भी देखा जा सकता है।
उसके हाँ उसके मन में ऐसी भावना क्यों आएगी कि कोई ट्रेजेडी है, कोई दुखद स्थिति है या उसका शौक है ये? भाई अब हाँ एक नहीं, अब मुझे तो दूसरी जगह रहना है। बस ये भी देखा आजकल ये जा चीज सकता है। बहुत, आजकल इस चीज की आजादी मिल गई है उनको, हुँ, दिल मचल जाता है जैसा हम कहते हैं ना। हुँ, चलो यहाँ मजा नहीं आ रहा है तो चलो दूसरी दोस्ती कर लो, वहां पे फ्रेंडशिप कर लो। ये आजकल बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारी निभाने की जो भावना है वो कम होती जा रही है। सेल्फिश, स्वार्थ, हमने पिछले अपने वीडियो में भी कहा था कि स्वार्थ जो है वो बहुत, भावना अपना सुख, अपना सा बस, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये परेशानी होती जी, नैतिकता का पतन हो चुका है। है। नैतिकता। समाज समाज जो है अब श्री राम की जगह जो है दूसरे प्रकार के आदर्शों को मानने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फिर इसी बहुत ही अच्छे नोट पे हम फिर से आप सभी को एक बारी फिर शुभकामनाएँ देते हैं कि जी भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे और वैसे ही आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा दे जो भगवान राम ने हमारे समाज में स्थापित किए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा वीडियो, सटीक वीडियो और आदरणीय उत्तरी दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया है। आपको कोई शिक्षा, कंसल्टेंसी संबंधित कोई भी बात करनी हो, आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।